नमस्कार। नजरिया बाई पुष्कर सिन्हा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे नेपाल की। नेपाल में इस वक्त आंदोलन चल रहा है और बहुत हिंसा हो रही है। नेपाल के लोग अपने ही यहाँ के जो चीज़ें हैं उसको तोड़ रहे हैं। वैसे ही पहले से वहाँ परेशानी है और भी ये सब कुछ जला देने से आगे बहुत ज़्यादा गड़बड़ी होने की आशंका है। अब इसमें इसके पीछे कौन है आज हम ये देखेंगे। एक देश है जो किसी दूसरे देश को आगे बढ़ने देना नहीं चाहता। मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाएंगे। तो नेपाल में किस देश का आदमी जो है, कौन लोग अब आगे आए हैं। ये जो 26 वहाँ ऐप बंद किए गए, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स, ये सब किस देश के हैं, कहाँ के हैं, और जब इंस्टाग्राम बंद था तो कैसे इतने लोग जमा हो गए। तो ये सब अभी हम जानेंगे। और 3 4 5 नाम है नेपाल में, उनके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले बालेन शाह। बालेन शाह जो हैं वो रैपर थे। रैपर के बाद वो इतने पॉपुलर हुए कि काठमांडू के मेयर बन गए। अब जैसे भारत जैसा देश है, यहाँ कई राज्य हैं, उसका मेन एक जो राजधानी है वो बहुत बड़ा है। काठमांडू में नेपाल में इस तरह का नहीं है। वहाँ जैसे काठमांडू, पोखरा कुछ खास जगह हैं जो बड़े हैं, और काठमांडू सबसे बड़ा है। वहाँ का मेयर होने का मतलब आपका इन्फ्लुएंस पूरे नेपाल में होगा। तो ये जो थे बालेन शाह, इन्होंने ये माने जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री या जो भी इंटरिम गवर्नमेंट बनती है, इनको उसमें कुछ बड़ा काम मिल सकता है। टाइम्स मैगजीन ने इनको टॉप 100 इन्फ्लुएंसर में से माना था कुछ साल पहले, और ये अमेरिका के एम्बेसडर से भी मिल चुके हैं अभी कुछ पहले। तो एक ये बनता है कौन लोग हैं इसके पीछे। दूसरा नाम एक आता है रवि लामिछाने का। रवि लामिछाने जो है वो पूर्व डिप्टी पीएम थे। उस वक्त उनको जेल में भेजा गया। कई मामले हैं, मगर एक मामला उसमें डुअल सिटीजनशिप का भी है। उनको नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि उनकी जो नेपाल की नागरिकता है वो पूरी नहीं है, इसलिए उनको जेल में डाल दिया गया। अब वो डुअल नागरिकता, दूसरी किस देश की उनके पास नागरिकता थी, तो रवि लामिछाने के पास तो अमेरिका की नागरिकता थी। तो रवि लामिछाने जो है वो भी प्रधानमंत्री या जो भी इंटरिम सरकार बनती है उसके लिए एक बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। तो ये 2 का मैंने आपको बता दिया। अब तीसरा जो है एक सुदान गुरुंग जो है, वहां पर हामी नेपाल नाम से एनजीओ है उनका। ये एनजीओ जो है वो उसी तरह से जो है इंडिया में भी कई एनजीओ थे। एक एनजीओ ने शुरू किया था इंडिया अगेंस्ट करप्शन 2011 के 10-11 के आसपास, और अन्ना आंदोलन, उससे एक नेता पैदा हो गया था। तो ये जो विदेश की जो ताकत है वो इसी तरह से वो किसी को मेगासेसे अवार्ड देके, किसी को इस तरह से किसी आंदोलन में मुख्य ये बना के उसको इस तरह से लाती है सामने कि वो पूरे देश में पॉपुलर हो जाए। तो ये जो है सुदान गुरुंग ये भी इसी तरह से वहाँ बहुत पॉपुलर हुए। इनका जो एनजीओ है, कहा यह भी जाता है कि वो क्रिश्चियन जो कन्वर्ट होते हैं, ये सब ये गुरुंग जो है उसमें भी ये शामिल हैं। और ये भी, इनका भी सीधा सीधा एक बड़े देश से, जो सबसे बड़ा देश माना जाता है, उसके साथ और क्रिश्चियन मिशनरी के साथ अच्छा संबंध है। तो ये हर देश में जो भी सत्ता परिवर्तन होता है उसमें एक नाम कॉमन होता है, डोनाल्ड लू जो है वो जिस देश में जाते हैं, जिस जगह मिलते हैं, वहां सत्ता परिवर्तन हो जाता है। चाहे वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो। डोनाल्ड लू जो है 8 दिसंबर को नेपाल के एम्बेसडर से मिले थे पिछले साल। और ये जो आंदोलन नेपाल में हुआ ऐसे ही नहीं हो गया है, इसकी बहुत लंबी साजिश चली है और पूरे इंटरनेट और इसके थ्रू उसको पोषित किया गया है। और यूथ जो है, जेन जी जिसको बोला जाता है, जो 1997 के बाद पैदा हुए हैं, जिन्होंने सीधा इंटरनेट ही देखा है। इंटरनेट के अलावा जो पुराना जनरेशन है वो हाथ से लिखने वाला और टाइपराइटर वो सब देखा था, मगर जो जेन जी है उसने बस इंटरनेट, इंस्टाग्राम
उसको तो लगता है कि इसके बिना हमारी जिंदगी बेकार है। फिर नेपाल के साथ एक और बड़ी बात है कि नेपाल के करीब 40 लाख लोग भारत में रहते हैं। भारत के साथ उनका कहा जाता है रोटी बेटी का संबंध। नेपाल की कई महिलाएं जो हैं वो भारत में ब्याही गई हैं, भारत की कई महिलाएं नेपाल में ब्याही गई हैं। दोनों जगह हिंदुओं की संख्या अधिक है, तो ये रोटी बेटी का संबंध बताया जाता है भारत और नेपाल के बीच। तो इसमें भी एक और चीज है कि भारत और नेपाल के बीच 1960 के आसपास एक संधि हुई थी, जिसके 50 के आसपास, जिसके मुताबिक न नेपाली को भारत आने पे वीजा की जरूरत है, न पासपोर्ट की जरूरत है। वो कहीं भी भारत में आके अपना व्यापार कर सकता है। एक और चीज ये भी है कि नेपाली सिटीजन, भारतीय रुपया जो है नेपाल में चलता है आराम से। वहां लोग पूछेंगे, अगर आप भारतीय कोई जाए नेपाल में तो पूछेगा कि आईसी में पैसा देंगे या एनसी में पैसा देंगे, यानी भारतीय करेंसी या नेपाली करेंसी। तो मगर भारत में नेपाल की करेंसी नहीं चलती, केवल बॉर्डर एरिया में थोड़ी थोड़ी चलती है, क्योंकि कई बार भारत के लोग जो है वो 10-20 किलोमीटर नेपाल में अंदर भी घूमते हुए चले जाते हैं और वहां जाके वो ये, हालांकि कार वार अगर ले जाना है तो उसके लिए परमिट की जरूरत पड़ती है। भारतीय कार अगर आप ले जा रहे हैं नेपाल तो उसकी जरूरत पड़ती है। मगर नेपाल और भारत में बहुत पुराना, बहुत अच्छा संबंध रह चुका है। मगर जब से ये ओली सरकार आई, आपने सुना होगा 3 जो उत्तराखंड के रीजन थे, लिपुलेख, काला पानी और एक और है, इन तीनों को ओली ने बताया चाइना के शह पर कि ये नेपाल का हिस्सा है। यानी कि वो, और उनमें और भारतीय कांग्रेस में भी काफी समानता आपको दिखेगी। उन्होंने भी भारत में या राम के अस्तित्व को नकारा था ओली ने, क्योंकि वो कम्युनिस्ट हैं। और भारत में कांग्रेस पार्टी कई ने राम लला और इसमें उनका विरोध किया, लगातार विरोध किया। यानी कई समानताएं भी हैं दोनों में। तो ओली के टाइम में जहां भी लेफ्टिस्ट सरकार होती है वहां भ्रष्टाचार भी खूब जम के होता है, क्योंकि कोई देखने वाला नहीं होता। वेस्ट बंगाल भ्रष्टाचार हुआ, ममता बनर्जी आ गई। अभी भी ममता बनर्जी के टाइम भी आपने देखा होगा ये कई नेताओं को उनकी गर्लफ्रेंड के साथ, नोटों के बंडल के साथ, तो काफी भ्रष्टाचार हुआ नेपाल, जिससे जनता त्रस्त थी। तो ये जो आंदोलन हुआ है इसका काफी कुछ कारण, एक तो ये जनता जो त्रस्त थी उसके कारण हुआ है। फिर कई लोग बोल रहे हैं राजशाही की वापसी होगी। मुझे नहीं लगता है राजशाही की वापसी होगी, क्योंकि ये जो आंदोलन है, आपको मैंने 3-4 नाम जो अंतरिम जो सरकार बनेगी उसमें कौन लोग हैं मैंने आपको बताया नाम 3, वो सब किस देश से प्रभावित हैं आपको अब शायद अंदाजा हो गया हो। तो इस पर मैं आगे ज्यादा नहीं बोलूंगा। तो नेपाल जो है भारत का बहुत हमेशा से करीबी रहा है, मगर जो विदेशी ताकतें हैं उनके कई एजेंट भारत में भी हैं, कई बड़े बड़े नेता हैं। और बड़े क्या, सबसे बड़े नेता जो विपक्ष में है, कहा जा सकता है कि वो सब जब विदेश से लौटते हैं तब भारत में कुछ हो जाता है। और पीएम मोदी ने ये बहुत अच्छे से शुरू में ही पहचान लिया था। जब किसान आंदोलन हुआ, शाहीन बाग हुआ, पहलवान आंदोलन हुआ, या अभी भी बॉम्बे में मराठा आंदोलन हो रहा है, ये सब आंदोलन ऐसे ही नहीं होता है। इसके पीछे पैसे लगते हैं, और ये पैसे जो है वो खास देश जो है वहां से पैसे आते हैं और इनको दिए जाते हैं। पीएम मोदी चालाक थे, उन्होंने एक भी गोली नहीं चलाई। कम से कम 100 से ऊपर पुलिस वाले, 26 जनवरी को जो लाल किले के पास भारत का झंडा उतारा गया था, उसके बावजूद एक भी गोली नहीं चलाई गई। कई पुलिस वालों को, आंदोलनकारी जो थे उस वक्त के, मैं फिर नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं उनको भारत का ही मानता हूं, वो उन लोगों ने कई पुलिस वालों को धक्का दे के बड़े बड़े गड्ढे में गिरा दिया, फिर भी पुलिस ने एक गोली नहीं चलाई। नेपाल में ओली सरकार से ये गलती हो गई, गोली चली जिसमें 15-20 लोग घायल हो गए, हाँ मारे गए। अब मारे गए तो उसके बाद आंदोलन और उग्र हो गया। भारत में एक भी नहीं मारा गया, मगर ये जो आंदोलनकारी थे, जब 26 जनवरी वाला रिपब्लिक डे वाला आंदोलन था तो हल्ला हुआ कि एक को पुलिस ने गोली मार दी है। जब बाद में पड़ताल हुई तो पता लगा कि वो खुद ट्रैक्टर चला रहा था, ट्रैक्टर पलटने से उसकी मौत हुई। यानी अब
वो चाहते थे कि अगर हम ये हल्ला कर दें कि किसी की मौत हुई है आंदोलन में तो पूरा देश जो है भड़क जाएगा, मगर वैसा हुआ नहीं। पीएम मोदी जो है भारत और बाकी दो जो बांग्लादेश, नेपाल और बाकी जो देश हैं उनसे अलग है। भारत में सेना भी बहुत मजबूत है और यहाँ का जो डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान दिया है वो भी बहुत मजबूत है। मतलब उसमें कोई भी कुछ भी करके नहीं जा सकता, हर एक का लिमिट जो है वो तय है। और नेपाल जो है वो हमेशा से टर्मोइल में रहा है। जब हम देखें 2001 का पैलेस जो मैसेकर हुआ था जिसमें राजकुमार दीपेंद्र थे, दीपेंद्र ने राजमहल में 9 लोगों की हत्या कर दी थी, जिसमें श्री श्री 108 राजा वीर विक्रम शाहदेव भी थे, उनकी पत्नी ऐश्वर्या राजलक्ष्मी थी और उनके बेटे और जो भी थे। मतलब ऐसा हो गया कि उस लाइन में कोई भी ऐसा नहीं बचा कि जिनको की सत्ता दी जा सके। माफ कीजिएगा। ऐसे में उनके भाई जो है, छोटे भाई ज्ञानेंद्र को सत्ता दी गई। हालांकि ज्ञानेंद्र के समय भी उनके जो बेटे पारस थे उन पे कई आरोप थे, कई लड़कियों के साथ छेड़खानी, रेप, कई तरह के आरोप थे। तो बाद में 2008 में राजशाही नेपाल से चली गई और राजशाही के बाद वहां पर चीन और उस समय भारत में भी ये यूपीए सरकार थी, यूपीए सरकार ने भी समर्थन दिया, चाइना ने समर्थन दिया और आप ये माओवादी जो है, माओवादियों से एक आंदोलन करवाया और राजशाही को उखाड़ फेंका और माओवादी जो है वो छा गए। माओवादी भारत में जो नक्सली है, पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी इलाके के, वो नक्सली कहलाते हैं और जो चाइना के माओ से तुंग जो थे उनके विचार को मानते हैं, उनको कहा जाता है माओवादी। दोनों की विचारधारा जो है सेम है कि हल्ला हंगामा करके लोगों की हत्या करो और रिजिम चेंज करो, जिससे वही जो एक विदेशी देश है वो प्रश्रय देता है और आराम से ऐसे ऐसे लोगों को पैसे देता है, वो पैसे देकर आंदोलन करते हैं, अपने लोग बनाते हैं। जैसे आईएसआई का हाथ बांग्लादेश में था और कोई ठीक नहीं है। नेपाल में भी एक जो इस्लामिक ये है उग्रवादी, उनका भी हाथ इसमें 100% होगा, जिनको कि खास करके नेपाल राजधानी काठमांडू बुलाया गया होगा। उसके बाद ये सब हो रहा है, केवल ऐसे ही नहीं होगा। और जेनजी जो कहा जाता है वो तो है, वो सारे परेशान थे क्योंकि जो भी ओली और उनके कैबिनेट के नेता थे, उनके जो बेटे थे, वे लोग खूब आराम से रहते थे, खूब मतलब विदेश में पढ़ते थे, मस्ती करते थे, मगर जो आम जनता है उनके पास नौकरी नहीं है, उनको भाग भाग कर भारत आना पड़ता है, भारत में नौकरी करनी पड़ती है छोटी मोटी, शुरू में चौकीदारी या उस तरह की, फिर धीरे धीरे वो कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हैं और फिर यहाँ आकर वो एस्टैब्लिश होते हैं। नेपाल में बहुत बुरी स्थिति है, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा था, उससे भी लोग बहुत ज़्यादा त्रस्त थे। तो नेपाल में जो अभी आंदोलन हुआ, एक उसका ये कारण ये भी था। एक और बहुत बड़ा कारण है जो नेपाल में भारत और चाइना का इन्फ्लुएंस है। नेपाल में हमेशा जो 2008 में जो सत्ता परिवर्तन हुआ और डेमोक्रेसी तथा कथित आई, डेमोक्रेसी के बाद से 2008 से अभी 2025 तक 14 बार सरकार बदल चुकी है, मगर इसमें वही लेफ्टिस्ट और थोड़ा सा राइटिस्ट या मिले जुले वही सरकार आती रही 14 बार। 2008 से आज तक 14 बार नेपाल में सत्ता परिवर्तन हो चुका है और कोई भी सरकार अपना कार्यकाल जो है पूरा नहीं कर पाई है। और इसके पीछे फिर अभी जैसे ओली सरकार ठीक ठाक लंबी चल रही थी, भ्रष्टाचार या जो भी करे, मगर वो जो विदेशी देश है जो सब देश में सत्ता परिवर्तन करवाता है, इराक पर हमला किया, अफगानिस्तान पर हमला किया, उस देश को ये नहीं भाया कि चाइना समर्थित कोई जो है आदमी वो नेपाल में रहे या भारत समर्थित। तो जो भी अभी मारे जा रहे हैं लोग या राजनीतिक जो भी वहां से भगाए जा रहे हैं या भागे हैं, वो सब या तो चाइना समर्थित हैं या भारत समर्थित हैं। और जो भी उस देश के वाले हैं वो सब वहां आराम से हैं और वही लोग शांति की बात कर रहे हैं। और इसमें अब देखना है कि आगे नेपाल जो है क्या करता है, क्योंकि नेपाल के लोग अपना जो एसेट है, अपनी संपत्ति है, उसी को बर्बाद कर रहे हैं। अगर आप अपनी संपत्ति बर्बाद करेंगे, उसको बनाने में काफी वक्त लगता है, इतना आसान नहीं होता रिबिल्ड करना, मगर वहां ये सब हो रहा है, जगह जगह चीजें जलाई जा रही हैं
और मतलब पूर्व प्रधानमंत्री के पत्नी तक को जिंदा जला के जान से मार दिया। तो ये सब ऐसे नहीं होता है, ये सब बहुत प्री प्लान्ड होता है, ये सब साल भर से था। फिर ये भी था कि इन लोगों की पहली मांग थी कि इंटरनेट से जो ऐप सब हैं, सोशल मीडिया ऐप, उनको जो बंद किया है वापस दिया जाए। तो ये वापस करने का ऐलान कर दिया था। सरकार ने कहा था कि शाम में हम कैबिनेट की बैठक करेंगे जिसमें ये सब वापस हो जाएगा। जब वापस होने की बात हो गई तो फिर हिंसा क्यों? क्योंकि इनको हिंसा करना ही था। इनको ये जो विदेशी जिस देश से, और ये जो 3-4 मैंने नाम गिनाए जो वहाँ के एजेंट हैं, ये सब लोग जो हैं, ये बांग्लादेश में भी आपने देखा होगा कि हिंसा के बाद एक मोहम्मद यूसुफ अमेरिका के एक जो विदेशी देश है उसके एजेंट को बैठाया गया। नेपाल में भी उम्मीद वही है किया जाएगा, मगर देखना है कि अब भारत और चीन जो है मिलकर इसको कैसे काउंटर करता है, क्योंकि इसका सबसे बुरा असर भारत और नेपाल और चाइना और भारत पर ही पड़ने वाला है, क्योंकि यही दोनों जो है ये नेपाल के पड़ोसी हैं। और अगर यहाँ पे एक खास देश का इन्फ्लुएंस हो जाएगा तो वो कोशिश करेगा कि इन दोनों देशों को किसी तरह से परेशान करे। और बांग्लादेश में भी हुआ, हालांकि वहाँ तो इतनी बुरी स्थिति हो गई है, वहाँ की जो इंडस्ट्री थी, कॉटन इंडस्ट्री, अगर आप लंदन, अमेरिका के किसी शहर में जाएं तो एक ज़माना था जब वहाँ कपड़े को देखे तो लिखा होता था मेड इन बांग्लादेश। वो सारे कपड़े के जो मिलें थी, वो पिछले जो आंदोलन हुआ उसके बाद से सब भारत शिफ्ट हो गई हैं। भारत में वो कपड़े अब हैं वो बनने लगे हैं। तो अभी नेपाल और नजरिया भाई पुष्कर सिन्हा में इतना ही। नमस्कार।